हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आरएमएस 2025 का पेपर, जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए हुआ है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, तो इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आए, तो ये पेपर आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर आप आरएमएस या फिर सैनिक स्कूल को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, इस पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस चैनल पे भी कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी आरएमएस और सैनिक से रिलेटेड। तो मेन फोकस हमने रखना है कि हमने इस पेपर को समझना है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। ये उन बच्चों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है वीडियो जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अगले साल आप इसको क्लियर करना चाहते हैं। और अभी सैनिक स्कूल का भी एग्जाम आपका आने ही वाला है जनवरी के अंदर। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपका शुरू होता है, यह है इसका पहला सवाल। 50 क्वेश्चन आएंगे, साथ साथ आप भी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की और मैं आपको इसके बारे में बताता चलूंगा। पहला सवाल है, हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनिसेफ इज इन। तो यहां पे यूनिसेफ पूछ रहा है कहां पे है। तो यूनिसेफ, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ये यूनिसेफ क्या होता है। यूनिसेफ देखिए, यूनाइटेड नेशंस का आपने नाम सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस जो है एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबर ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंट्री है। अगर मैं सही बताऊं तो 193 कंट्रीज टोटल अभी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है। ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस का मेन काम होता है दुनिया में अमन और शांति बनाए रखना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशंस की ही कई सारी सब एजेंसीज हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं। उनमें से एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसे हम कहते हैं यूनिसेफ। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपसे पूछा है, तो पहले जान लीजिए यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस आ गया, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है। तो ये तो इसका एब्रीविएशन मैंने आपको बता दिया। पहले इसे कहते थे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, पर इसे अब कहते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, इसका काम होता है पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनके राइट्स को, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जिनको हर रोज एक्सप्लॉयटेशन से गुजरना पड़ता है, तो ऐसे गरीब और असहाय बच्चों को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, यह काम होता है यूनिसेफ का। ठीक है। यूनिसेफ की जो अभी करंट जो हेड है उनका नाम है कैथरीन एम रसल। क्या नाम है? कैथरीन। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं पेपर में, इसलिए क्या है कि हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको उसकी 360 डिग्री नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, ताकि इससे मिलता जुलता एग्जाम में हो सकता है सैनिक के पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाए। कैथरीन एम रसल। क्लियर। तो ये नाम आपको याद रखना है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स भी है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां पे है? यूएसए यानी अमेरिका के अंदर। तो ये हमारा आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The force that attracts the objects towards the center of the earth is called। कह रहा है कि भैया जो अर्थ है, अर्थ के अंदर कोई एक ऐसी फोर्स है जो हर चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो बड़ा इजी सा सवाल हो गया। तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। कहां गया हमारा क्वेश्चन, पीछे रह गया। ग्रेविटेशनल पुल होता है एक अर्थ में। न्यूटन बाबा कहते थे कि यूनिवर्स के अंदर किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा रहेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट में जिसके अंदर मास हो, है ना। तो अर्थ जो है, अब हम लोगों को, जो हम लोग इस प्लैनेट पे रहते हैं, तो हर इंसान को, हर चीज को, इवन एटमॉस्फेयर को अर्थ अपने से बांध के रख पाती है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ग्रेविटेशन नहीं होगी तो अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the correct explanation of जोहार्ड? कह रहा है इसमें से जोहार्ड की करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जोहार्ड ये जो टर्म है, इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि जोहार्ड एक तरीके का पानी को बचाने का कंसेप्ट है। ठीक है। जोहार्ड एक्चुअली में होता है एक तालाब, एक पॉन्ड होता है, एक आर्टिफिशियली मेड ये पॉन्ड होता है। ये पॉन्ड बनाया जाता है ताकि बारिश का पानी इसमें आके कलेक्ट हो सके। जब बारिश का पानी कलेक्ट होगा तो धरती के नीचे जो अर्थ है हमारी, जो अर्थ के नीचे पानी सीप करेगा, जिससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है।
ठीक है, तो काफी काम की चीज होती है। और इस तरीके की जोहाड़ जो है ऐसी जगह पे बनाया जाता है ज्यादातर जहां पे बारिशें कम होती है, जहां पे थोड़ा सूखा रहता है। तो ये जोहाड़ का जो कंसेप्ट है ना, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा, एक तरीके से वाटर कंजर्वेशन का ही कंसेप्ट है, वैसे ही ये एक ट्रेडिशनल वे है पानी को जोड़ने का, पानी को सेव करने का और पानी को यूज करने का, जिसे हम कहते हैं जोहाड़। तो ये ज्यादातर ड्राई एरिया के राजस्थान, जैसे मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में काफी फेमस है, राजस्थान में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कहां पे जोहाड़ जो ये पॉन्ड है ये आपको देखने को मिल सकता है, तो आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड एज, यानी कि एक मेंढक के बच्चे को क्या कहा जाता है। देखिए, फ्रॉग एक ऐसी कैटेगरी में आता है जिसे हम कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन, एम्फीबियन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कि पानी पे और लैंड पे दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो मेंढक होता है वो पानी में भी रह लेता है और पानी के ऊपर भी रह लेता है, पर मेंढक का जो बच्चा होता है ना उसे हम कहते हैं टैडपोल। और टैडपोल ना बचपन में जब छोटा होता है, जब यंग होता है, तो वो एक फिश की तरह होता है, पानी में आपको एक फिश की तरह वो नजर आएगा। और उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं हो पाती है जैसी कि फ्रॉग में होती है, वो धरती के ऊपर आके नहीं रह सकता टैडपोल। टैडपोल के अंदर गिल्स होते हैं और गिल्स आपको फिश में भी मिलेंगे। गिल्स का काम होता है जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है उसको अब्सॉर्ब करे और सरवाइव कर सके, है ना। तो टैडपोल इनिशियली उसके गिल्स होते हैं जिससे कि वो पानी में सरवाइव कर पाता है। जैसे जैसे टैडपोल बड़ा होगा वो फ्रॉग बनेगा और एक एडल्ट बनने के बाद में वो लैंड पे भी सरवाइव कर सकता है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, इसको हम कहते हैं टैडपोल। When is the World Environment Day celebrated? भैया वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये चारों ही डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम चारों के बारे में जान लें। देखिए 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे। क्या होता है? वर्ल्ड अर्थ डे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में दूसरी डेट देख लेते हैं, यहां से पकड़ते हैं, चलो 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर आप सबको पता होगा इस दिन गांधी जी का जन्म दिवस होता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869, 2 अक्टूबर, पोरबंदर गुजरात में। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और गांधी जी ने पूरी दुनिया को नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया था। इसीलिए साल 2007 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर करा कि 2 अक्टूबर को हम किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पे। इंटरनेशनल, लिख देता हूं मैं यहां पे, इंटरनेशनल डे of non-violence. Why? Because it is the birth anniversary of Mahatma Gandhi, father of our nation. Clear? नेक्स्ट 14 नवंबर। 14 नवंबर को क्या होता है भाई? तो 14 नवंबर को चाचा नेहरू का बर्थडे होता है, यानी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस दिन हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं क्योंकि वो बच्चों से काफी प्रेम किया करते थे। चिल्ड्रंस डे, तो ये आप सबको पता होगा। साथ ही साथ इस दिन वर्ल्ड लेवल पे क्या बनाया जाता है? ये बात तो हमारे देश की हो गई। वर्ल्ड लेवल पे इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, वर्ल्ड डायबिटीज डे। डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी होती है, तो उसके अवेयरनेस के लिए यह दिन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो ये इतने सारे दिन मैंने आपको बता दिए। तो ऑप्शन सिर्फ बचा 5 जून और हमारा सही आंसर है 5 जून, क्योंकि 5 जून को ही एनवायरनमेंट डे पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अगर आप आरएमएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से काफी सवाल आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स डे की यहां पे बात हो रही है, हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। उसी क्वेश्चन की तरह ये 4 ऑप्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक
डे। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से, और इसी दिन को ऑब्जर्व करते हैं हम इस तरीके से कि जो कर्तव्य पथ है, जो आपको राजपथ वाला जो एरिया मिलेगा, जहां पे इंडिया गेट है, जहां पे आपका प्रेसिडेंट्स हाउस है, तो वहां पे एक परेड आपको देखने को मिलती है। रिपब्लिक डे इस तरीके से हमारे देश में मनाया जाता है, एक नेशनल हॉलिडे का दिन होता है रिपब्लिक डे, काफी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट बात करें 4 दिसंबर की, तो भाई 4 दिसंबर को होता है नेवी डे। क्या होता है? यहां पे एयरफोर्स डे की बात हो रही है, पर आपको नेवी डे का भी पता लग गया। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है पता है? 1971 में एक जंग हुई थी भारत पाकिस्तान की, बांग्लादेश को आजाद कराया भारत ने, और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा इंडिया की ताकत के आगे। उस टाइम पे बड़ा ही ऐतिहासिक ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और ये जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था, ये 4 से 5 दिसंबर के बीच में लॉन्च किया गया था। कराची के पोर्ट्स को पूरी तरीके से तबाह हम लोगों ने कर दिया था, और इसी ऑपरेशन की याद में नेवी डे इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त आपको पता है हमारा देश आजाद हुआ था, और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे। क्लियर? ये तो बहुत आसान है। और बचा आखिर में 8 अक्टूबर। तो भैया 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है आपका, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1932 के अंदर रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, पहले ये प्रीफिक्स लगता था इंडियन एयरफोर्स से पहले रॉयल, ये रॉयल शब्द हटा दिया गया 1949-50 के बाद। ठीक है, तो 1932 में एयरफोर्स जो है इसकी स्थापना हुई थी हमारे देश में। चलिए, हाँ 1932 बताया ना मैंने आपको, हाँ सही है। चलिए, 8 अक्टूबर 1932 बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाय। बुद्धिज्म एक बहुत ही फेमस रिलीजन हुआ, आज भी बुद्धिज्म जो है उसकी काफी मान्यता है। बुद्धिज्म और जैनिज्म ऑलमोस्ट एक ही समय की बात है, जब वर्धमान महावीर ने जैनिज्म को प्रमोट किया, और एक तरफ थे गौतम बुद्ध जिनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्धा है। गौतम बुद्धा ने ही बुद्धिज्म जो धर्म है वो प्रोपोगेट किया था, वो धर्म बनाया था, और सच्चाई के रास्ते पे लोगों को चलना सिखाया था। इनका जन्म जो है काफी बड़े परिवार में हुआ था। इनके पिताजी नेपाल के राजा थे, लुम्बिनी नाम की जगह थी, लुम्बिनी आज के नेपाल को कहा जाता है। और 6th सेंचुरी BC लगभग 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जब ये 29 वर्ष के हुए तो इन्होंने अपना घर त्याग दिया, अपनी गृहस्थ जीवन को ये छोड़ के घर से दूर चले गए सच्चाई की तलाश में। ठीक है, 6 साल तक कड़ी परिश्रम मेहनत करने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठे थे। 35 वर्ष की आयु में तकरीबन 49 दिन मेडिटेशन करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना, और फिर ये एनलाइटेंड बने, और वहीं से ये बुद्ध बने। और बुद्ध बनने के बाद की इनकी स्टोरी खैर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बुद्धिज्म किसने बनाया ये धर्म? तो गौतम बुद्ध ने। हु इज द ऑथर ऑफ विनी द पू? आप लोग कार्टून नेटवर्क पे काफी जो शो था काफी पॉपुलर था, विनी द पू। पू करके कैरेक्टर होता था, येलो कलर का टेडी बियर टाइप, है ना, रेड कलर की वो वेस्ट पहनता था। तो ये वाला जो कैरेक्टर है विनी द पू, तो ये किताब थी जिसके इंस्पायर होके कार्टून बने, मूवीज बनी। तो विनी द पू के जो ऑथर हैं, जो किताब के ऑथर हैं, उनका नाम पूछा गया यहाँ पे। उनका नाम है ए मिल्ने। क्या नाम है? ए मिल्ने। क्लियर? हमारी रेडियन की अपनी हमारी रेडियन बुक कंपनी सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है। इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो भैया सैनिक स्कूल के लिए हमारे पास आपके लिए गाइड्स भी हैं अवेलेबल, सैनिक स्कूल की पूरी स्टडी गाइड है। साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी मिल जाएंगी उसकी, और प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे। सेम गोज विद आरएमएस। आरएमएस के प्रैक्टिस सेट्स भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे। ठीक है, बहुत ही वाजिब दामों पे आपको ये बेहतरीन प्रोडक्ट मिलता है, और इस बात की गारंटी है अगर आप इन प्रोडक्ट्स को, इन बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही हमारी जो ऑनलाइन टीम है वो भी आपको गाइड करती रहती है, जैसे कि अभी मैं आपके लिए आया कि किस तरीके से आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का डिस्कशन, कभी कभी लेक्चर्स, कभी कुछ, तो हर तरीके से हम आपको सपोर्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल से जुड़ना है। दूसरा, जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं, जो बुक्स बताई हैं, इनको आपने एक बार
चेक जरूर करना है। आप अपने स्वार्थ के लिए इन बुक्स को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कह सकता हूं कि कंप्लीट कवरेज है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से इन डेप्थ कवर्ड है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस तरीके से, इस आसान तरीके से, इतनी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में इतना फुल कवरेज आपको किसी और किताब में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज रिसेंटली बोले तो कब, अक्टूबर 2025 में फ्लैग्ड 3 इंडियन कफ सिरप एज सब स्टैंडर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम। एक्चुअल में अब कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि पूरी दुनिया में जहां पे भी कुछ पेंडेमिक टाइप सिचुएशंस आती हैं, कोई बीमारियां फैलती हैं, तो उनको कंट्रोल करने का काम दैट इज ऑफ WHO। जैसे कोविड आया था तो कोविड में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था WHO ने। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहां है, साथ ही बता देता हूं, तो भैया जेनीवा में इसका हेडक्वार्टर्स है। कहां पे है भाई, जेनीवा में हेडक्वार्टर्स है। और हाल ही में अभी एमपी में एक बहुत ही दुखद घटना हुआ क्या कि एमपी में 22 बच्चों की मृत्यु हो गई। क्यों? उन्होंने कोई ऐसा कफ सिरप जो लिया था जिसके अंदर बहुत ही टॉक्सिक जो है मटेरियल था। जो टॉक्सिक मटेरियल उस सिरप में था उसका नाम था डाइथिलिन ग्लाइकोल। क्या नाम था? डाइथिलिन ग्लाइकोल। और डाइथिलिन ग्लाइकोल अभी 3 कफ सिरप्स में मिला, तो इस वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उन सिरप्स को बैन कर दिया। बस यही पूछ रहा है, वो 3 सिरप्स कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे उनमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बताना है कौन सा उनमें से नहीं है। तो डाइथिलिन आपका जो ये है डाइथिलिन ग्लाइकोल, ये कोल्ड रिफ के अंदर मिला, रेसिपी फ्रेश में मिला और रियल लाइफ में मिला। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये 3 सिरप्स को WHO ने बैन कर दिया और आंसर है इसका स्वासहारी। तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलिए, तो स्वासहारी हमारा आंसर बन जाएगा। The उड़ान स्कीम launched by the Ministry of Civil Aviation aims to, पूछा जा रहा है यहां पे कि भाई जो उड़ान स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च करी थी, ये किस चीज के लिए जो है किस चीज पे टारगेट करती है, क्यों ये स्कीम लॉन्च करी गई थी? ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी साल 2016 में। ठीक है, अभी बताता हूं उसके बारे में। तो हमारे सामने जो ऑप्शंस है, आपको देख के लग रहा होगा सिविल एविएशन है तो कुछ एयर से रिलेटेड होगा। जी हाँ, तो सिंप्लीफाई एंड फिक्स कंफर्टेबल स्टे फॉर ट्रैवलर्स, जी नहीं, ये नहीं है। प्रमोट बस ट्रैवल, बस का कोई लेना देना ही नहीं है। ऑफर डिस्काउंट ऑन होटल बुकिंग्स, बिल्कुल नहीं। उड़ान की फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक। क्या होती है? उड़े देश का आम नागरिक। तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि उड़ान स्कीम किस पे फोकस करती है। ये फोकस करती है फ्लाइट्स की जो फेयर प्राइसेस है उसको कम करने में, ताकि देश का आम नागरिक जो है फ्लाइट में ट्रैवल कर सके। दूसरा, जो रीजनल कनेक्टिविटी है, जो एयर कनेक्टिविटी है छोटे शहरों में, उसको बढ़ाने का काम जो है स्कीम के अंदर लाया गया उड़ान स्कीम में। ठीक है, तो उड़ान स्कीम इस चीज से रिलेटेड है, टू एनहांस एयर कनेक्टिविटी इन स्मॉलर सिटीज। Which of the following is a small pear-shaped organ that releases bile? अब ये bile क्या चीज है अभी बताता हूं मैं आपको। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर राइट एब्डोमेन के राइट साइड में एक सबसे बड़ा ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं लिवर। ठीक है, लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो लिवर के पीछे होता है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर आपने सुना होगा। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? गॉल ब्लैडर एक फ्लूइड रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं बाइल। क्या कहते हैं? बाइल। और ये बाइल क्या करता है? ये बाइल जो फ्लूइड है ये जाता है छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कब जाता है? इसका काम क्या होता है? जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर फैट्स होते हैं ना, जो अगर आप फैटी फूड खाते हैं, कुछ ऐसी चीज खाते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहां पे जो मेन डाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो वहीं पे उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना डाइजेस्ट हो रहा है उसी वक्त ये जो है बाइल किसके पास होता है? गॉल ब्लैडर के पास होता है। और गॉल ब्लैडर को ये बाइल देता कौन है? उसको ये बाइल देता है लिवर।
लिवर में बनता है बाइल और जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, और जब जरूरत पड़ती है तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, उस बाइल को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? ताकि जो फैटी फूड्स हैं, जो फैट है, उसको डाइजेस्ट किया जा सके। क्या किया जा सके? डाइजेस्ट करने का काम होता है बाइल का। समझ में आई कहानी? देखिए, लिवर होता है, लिवर बाइल बनाता है, वो बाइल देता है गॉल ब्लैडर को। बाइल का काम होता है फैट को पचाना, और वो बाइल कहां पे रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये कहानी है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से सवाल है। ये सारे चैप्टर सब कुछ आपको हमारी जो बुक्स हैं उसमें आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, सब कुछ है उस बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, द अशोक चक्र इज ऑल्सो नोन एज। अशोक चक्र क्या होता है? आपने हमारे तिरंगे में भी देखा होगा, ऐसे करके एक चक्र बना हुआ है ना, बिल्कुल झंडे के हमारे बीचों बीच, है ना। तो ये जो मैंने लाइनें बनाई है ना इसके ऊपर ऐसे क्रॉस करके, इन्हें कहते हैं स्पोक्स। तो कई बार पेपर में सवाल बनता है, अच्छा जो हमारा तिरंगा है उसके बीच में एक अशोक चक्र है, ठीक है, अशोक चक्र का कलर क्या है? पहले तो ये बताओगे। तो अशोक चक्र का कलर जो हमारे झंडे पे है वो है ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का, ठीक है। और ये जो तीलियां है ना इसके ऊपर जो मैंने बनाई है, जो स्पोक्स है, ये कितने हैं? ये है 24। ये याद रखना है। सवाल ये है कि अशोक चक्र को और क्या कहा जाता है? तो अशोक चक्र को कहा जाता है धर्म चक्र। धर्म चक्र भी कहा जाता है। ये बेसिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म की हिस्ट्री से रिलेटेड है। धर्म चक्र राइचियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है, वो बताता है कि हमारा देश हमेशा प्रगति कर रहा है। तो ये इस तरीके का सिंबल है धर्म चक्र, जिसको हम अशोक चक्र कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अशोक की सारनाथ कैपिटल से ही लिया गया था। विच ऑफ दीज एनिमल्स हेल्प ह्यूमंस इन फार्मिंग? ठीक है, तो फार्मिंग में इसमें से कौन सा एनिमल जो है काम आता है? तो ये आप आराम से देख के बता सकते हैं। डॉग का कोई काम नहीं, रैबिट का, कुत्ते बिल्ली का क्या काम है? कोई काम नहीं है। सही काम है ऑक्स का। ऑक्स बोले तो बैल जो होता है ना, बैल का काम होता है खेत जोतना, ठीक है, हल को खींचता है, वो तैयार करता है मिट्टी को जिसपे कि सीड्स आप सो कर सके, ठीक है। तो फार्मिंग में सबसे आसान क्वेश्चन होगा ये, ऑक्स जो है बड़े आराम से आप लगा देंगे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। Who has got the honor to become the first women prime minister of Japan, assuming office on October 21, 2025? तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भैया जापान की हाल ही में ऐसा हुआ है कि भाई जापान में आज तक कोई भी विमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है 2025 में कि पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर मिली जापान को। जापान पैसिफिक में एक ऐसी कंट्री है, काफी पावरफुल कंट्री है। जापान की कैपिटल जो है वो है टोक्यो। यहां की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है अक्टूबर 21, 2025 को। करंट अफेयर्स का सवाल है और इनका नाम है सनाए टाकियाची। क्या नाम है? सनाए टाकियाची, टकियाची। थोड़ा सा ऐसे प्रोनाउंस करने मुश्किल है, बट आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? इस तरह के सवाल बड़े बनते हैं भाई। पूछ रहा है कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस फॉर्म जो है कौन सी स्टेट से है। अब क्लासिकल डांस फॉर्म और फोक डांस फॉर्म, ये दो तरह के डांस फॉर्म्स होते हैं इंडिया में। फोक डांस तो बहुत सारे हैं, हर स्टेट के अपने अपने फोक डांस है, बट क्लासिकल डांस ना लिमिटेड है। कितने हैं? 8 से 9 क्लासिकल डांस है। और ये क्लासिकल डांसेस जो हैं आपसे डायरेक्टली पेपर में बन जाते हैं कि ये फलाना फलाना डांस कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। तो मैं काम करता हूं, आपको सारे क्लासिकल डांसेस में यहां पे बता देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। शुरुआत कुचिपुड़ी से ही कर लेते हैं। कुचिपुड़ी, ठीक है, पहले लिख लेता हूं मैं सारे क्लासिकल डांस। संगीत नाटक अकेडमी है एक, जो ये सारे डांसेस को, ये सारी आर्ट फॉर्म को प्रमोट करती है। दिल्ली के अंदर उसका हेडक्वार्टर्स है और उसने लिस्ट कर रखा है कि ये 8 हमारे क्लासिकल डांसेस हैं। क्लियर? तो कुचिपुड़ी है। उसके अलावा एक कथकली आपने सुना होगा, कथकली, ठीक है। एक आपने सुना होगा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। एक आपने सुना होगा कथकली, एक भरतनाट्यम बहुत फेमस है, भरतनाट्यम। क्लियर? तो अभी पहले मैं 4 बताता हूं, फिर 4 आगे बताता हूं। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। कथकली जो है ये केरला का डांस फॉर्म है, मतलब ये केरला से ओरिजिनेट हुआ है पूरे देश के लिए फेमस और क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम इज ऑल्सो फ्रॉम केरला, ठीक है। भरतनाट्यम, जिसे पहले दासी अट्टम भी कहा जाता था, मंदिरों में परफॉर्म होता था ये डांस बेसिकली। भरतनाट्यम जो है ये आपको तमिलनाडु से मिलेगा, तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ। और डांसेस बता देता हूं, चलो 4 और सुन लो।
कुचिपुड़ी हो गया, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। एक डांस फॉर्म है, कथकली से कंफ्यूज मत करना, इसको कहते हैं कथक डांस फॉर्म, ठीक है। अभी बताऊंगा कहां से है। एक डांस फॉर्म है मणिपुरी, मणिपुरी तो आप बता सकते हैं मणिपुर से ही होगा, मणिपुरी। एक है ओडिसी, ओडिसी, और एक है सतरिया। हो गए आपके सारे क्लासिकल डांस फॉर्म। लीजिए क्वेश्चन के साथ ही मैंने सारे बता दिए। तो भाई कथक जो है ये नॉर्थर्न इंडिया से आया डांस फॉर्म, साउथ इंडिया से नहीं है। नॉर्थर्न इंडिया में भी बेसिकली देखा जाए तो यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश से ये डांस फॉर्म आया है। मणिपुरी वेरी इजी टू डिसाइफर कि भाई ये मणिपुर से होगा, ठीक है। एंड ओडिसी इज फ्रॉम ओडिशा, अगेन बहुत इजी हो गया। और जो सत्रिया डांस फॉर्म है, कई बार पूछा जाता है पेपर में कहां से है, तो भैया यो है असम से। कहां से? असम से। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोंगल इज द ग्रैंड हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ, पूछ रहा है भाई पोंगल कहां का डांस, पोंगल कहां का फेस्टिवल है। तो देखिए पोंगल के साथ कंफ्यूजन होता है ओनम का, तो पोंगल है तमिलनाडु से, ठीक है, और जो ओनम है वो है केरला से। तो ये दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं साउथ इंडिया के जिसमें बोट रेसेस वगैरह होती हैं, पोंगल और ओनम। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है बैसाखी, है ना, तो वैसे ही ओनम और पोंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एनिमल यूजेस इट्स टंग टू स्मेल, पूछ रहा है इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो अपनी जीभ से चीजों को स्मेल करता है। तो ऐसा यूनिक एनिमल जो इनमें से है वो उसका आंसर है जी स्नेक। तो स्नेक जो होता है, जो सांप होता है, आपने देखा होगा किस तरीके से सांप अपनी जीभ को बाहर निकालता है, दो पार्ट्स में उसकी जीभ डिवाइडेड होती है, अगर आप ध्यान से देखें तो अपनी जीभ को बाहर निकालता है, आसपास के जो एनवायरमेंट में उसको स्मेल्स होती है उसको सेंस करता है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके अंदर जाता है। माउथ में एक ऑर्गन होता है उसके जो बताता है कि स्मेल इस पर्टिकुलर चीज की है, इसी के थ्रू ये अपने प्रे और जो अपने शिकार होता है उसको कैच करता है, ठीक है। तो स्नेक हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज स्प्रेड बाय मस्कीटोज, भैया मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है इनमें से। तो बहुत इजी सा ये सवाल है, आप सबको पता होगा, डेंगू फीवर आपने सुना होगा, तो इसका आंसर है डेंगू, डेंगी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो डेंगी का क्या है कि भैया ये रुके हुए पानी में जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, साफ पानी, और ये वहां पे मच्छर पनपता है, और इस मच्छर का जो नाम है ये एडिस मस्कीटो होता है। कौन सा होता है? एडिस मस्कीटो। इसके अंदर अगर ये हार्मफुल सब्सटेंस होगा तो जो एडिस है इस पानी में पनपेगा, और उसके बाद में अगर ये काट लेता है बॉडी में तो फिर डेंगू होने के चांस होते हैं, जिसमें कि आपकी बॉडी के जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, काफ़ी स्पीड से कम होते हैं। इसी की तरह एक बीमारी होती है मस्कीटोज से जो होती है, जिसे हम कहते हैं मलेरिया। मलेरिया, तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो इसमें जो मच्छर होता है वो मादा, फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस ये मच्छर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, फीमेल एनोफिलिस, एनोफिलिस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। When water is heated, it ultimately boils and dash। कितना आसान सा सवाल है। सवाल है कि भैया जब आप पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो एक पॉइंट पे आके वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे रीच करेगा और वो उबल जाएगा, उबल के वो भाप बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल होता है वाटर साइकिल के अंदर। जो हमारी नदियाँ हैं, हमारे समुंदर हैं, इवन पेड़ भी इसमें काम करते हैं। जो जंगल होते हैं, पत्तियों पर पानी होता है, वो सारा इवेपोरेट हो जाता है ना। इवेपोरेट होकर आसमान में जाता है, वहां पे कंडेंसेशन होता है जिससे बादल बनते हैं। बादल भारी होता है, उसके अंदर जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो वो बूंद की शेप में बारिश बन के नीचे वापस आ जाता है। यही साइकिल बार बार रिपीटेड मोड पे चलता रहता है। तो खैर हमारे क्वेश्चन का आंसर है इवेपोरेट्स। पानी उबलेगा तो इसको कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। Which instrument helps to see tiny organism, छोटे ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, फंगाई को, किसी ऐसी चीज को देखना जो बहुत छोटी है। तो हम इनमें से किसका उपयोग करेंगे? जो पहला आप देख रहे हैं टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप तो जो हेवनली बॉडीज होती हैं, मून हो गया, आपके अदर प्लैनेट्स हो गए, तो उसके लिए टेलीस्कोप यूज होता है दूर दराज की चीजों को देखने के लिए। तो इसका सही जवाब है माइक्रोस्कोप। माइक्रो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर, स्कूल में भी आपने लैब्स में देखा होगा किस तरीके से माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो वो चीजों को
मैग्नीफाई करके दिखाता है, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। यहां पे एक ऑप्शन है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का क्या काम होता है, ज्यादातर पनडुब्बियों में यूज होता है। पानी के नीचे एक ऐसा वेसल होता है जो ऊपर आता है और ऊपर से ऐसे यूं क्वेश्चन मार्क की शेप में होता है, आप इसको नेट पे डाल के देखना, आपको दिखेगा पेरिस्कोप क्या होता है। तो वो पानी की, जो इंसान पानी के नीचे है, पनडुब्बी पानी के नीचे होती है, तो उसको अगर ऊपर की चीजें देखनी है, दूर की चीजें देखनी है, समुद्र में क्या चल रहा है, तो पेरिस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है माइक्रोस्कोप। गूगल सीईओ, गूगल के सीईओ कौन है अभी, गूगल के सीईओ काफी नाम ये न्यूज में रहता है, सुंदर पिचाई, इंडियन ओरिजिन के हैं सुंदर पिचाई। हाँ, तो इन्होंने किया क्या है, ये सवाल है। गूगल के सीईओ जो हैं उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है, कब, अक्टूबर 2025 में उन्होंने प्लान किया है कि इंडिया में पहली बार फर्स्ट एवर गूगल एआई हब। आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया कितना आगे बढ़ रही है और भारत अभी भी कहीं ना कहीं इसमें पीछे है। तो सुंदर पिचाई ने डिसाइड किया है कि हम इंडिया में पहली बार एक गूगल का अपना एआई हब बनाएंगे। और ये कहां पे बनाएंगे, ये सवाल है। तो ये बनाएंगे आंध्रा के अंदर, एक जगह है, कोस्टल एरिया है विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैक भी कहा जाता है। तो विशाखापट्टनम में ये काम किया जाएगा। करंट अफेयर्स का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है, तो करंट अफेयर्स भी आपको अप टू डेट रखना है। क्लियर। द हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया, पूछ रहा हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड। लिटरेरी अवार्ड क्या होता है, जो किसी लेखक को दिया जाता है जिसने लिटरेचर में बहुत अच्छा काम किया हो, है ना। तो इंडिया में ऐसा हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड कौन सा, इंडिया में बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, अगर आप हमारी बुक्स पढ़ेंगे उसमें सारे अवार्ड्स अच्छे से दिए गए हैं आपको, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे वो परमवीर चक्र हो, महावीर चक्र हो, वीर चक्र हो, ज्ञानपीठ अवार्ड हो, ठीक है, इस तरीके के ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ऐसे सारे अवार्ड्स उसमें आपको अच्छे से समझाए गए हैं। लिटरेरी अवार्ड की बात करें कि तो भैया, तो ये जो आंसर है इसका वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। इसको पहले ऐसे करते हैं, ज्ञानपीठ आपको दिख रहा होगा, बट ये होता है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है जो इंडिया में किसी अच्छे लेखक को दिया जाता है। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1961 में हुई थी। बट इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड पहली बार, इसके पहले रिसिपिएंट कौन थे। तो इसके जो फर्स्ट रिसिपिएंट थे उनका नाम मैं बता देता हूं। उनका नाम था जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, ठीक है। इन्होंने ना मलयाली लैंग्वेज के ये हैं, और इंडिया में अगर आप देखें तो संविधान के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं हमारी। तो इंडिया की जो 22 लैंग्वेजेस है 8 शेड्यूल में दी गई हैं, तो उनमें से किसी भी लैंग्वेज के ऑथर को ये अवार्ड दिया जा सकता है। जी शंकर कुरूप मलयाली राइटर है, मलयालम में इन्होंने कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखी थी, मलयालम, ठीक है। और ये जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, इस किताब का नाम था ओढ़ा कुजल, ओढ़ा कुजल, ठीक है। तो इसके लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। तो भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कितने हैं, देखा जाए तो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो भी ऑपरेटिव है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है जो अलग अलग सेक्टर में यूज करी जाती है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर, ठीक है। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जाता है। काफी सेंसिटिव एरियाज होते हैं, काफी हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ये, और अलग अलग रिएक्टर्स रखे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कुंडनकुलम है ये कहाँ पे है, ये सवाल बनता है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको सारे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट बता दो, कहीं से भी सवाल आ सकता है। अगर कुंडनकुलम पूछा है तो आपसे कलपक्कम भी पूछ सकता है, आपसे तारापुर भी पूछ सकता है, तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, एक एक करके। तो एक तो आपको याद रखना है कुंडनकुलम, ज्यादा नहीं है, 7 ही नाम है, कुंडनकुलम, ठीक है। एक आप याद रखेंगे कलपक्कम, कलपक्कम, आई होप स्पेलिंग ठीक है, हाँ जी, कलपक्कम। एक आपको याद रखना है नारोड़ा, एक आप याद रखेंगे सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसका नाम है तारापुर। अब बात आती है ये कौन कौन सी स्टेट्स में है, अभी 3 और लिखवाता हूं मैं आपको। तो कुंडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों आपको मिलने वाले हैं तमिलनाडु के अंदर। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ी साउथ इंडियन टोन है इसमें। कलपक्कम और कुंडनकुलम। नारोड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, और जो तारापुर है ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये महाराष्ट्र में है। तो ये 4 तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा क्या बचा, इसके अलावा बचा रवात भाटा, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं
रवात भाटा। एक आपको याद रखना है काईगा, एक आप याद रखेंगे काकरापार, ठीक है। बस ये 7 नाम है, ये 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो आपसे एग्जाम में बनते हैं। रवात भाटा की बात करूं तो यू है राजस्थान में, ठीक है, तो यहीं से मैंने मैच कर दिया, राजस्थान के अंदर है। काकरापार जो है ये पड़ेगा आपका गुजरात में, काकरापार इज इन गुजरात। और जो काईगा है ये आपका है, काईगा है आपका कर्नाटका में, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कर्नाटका। आई होप ये चीजें क्लियर हैं आपको। तो मैंने 7 आपके सामने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नाम रख दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो कुंडनकुलम मैंने आपको बताया कहाँ है, तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगर आपसे कुंडनकुलम पूछ रहा है तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फिर भी मैंने आपको, अब कितने क्वेश्चन बन गए आपके एक ही सवाल से, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज। सबने देखी होगी, काफी बच्चों को पसंद है ये सीरीज, मूवीज आई हैं इसके ऊपर, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं इस मूवीज के। तो एक किताब से इंस्पायर्ड है हैरी पॉटर, और ये हैरी पॉटर जो पूरी सीरीज है बुक्स की, ये लिखी है J.K. रोलिंग नाम की ऑथर ने। क्या आंसर है, J.K. रोलिंग। ये नाम याद रखना, एज इट इज याद रखना इसको। विच ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। बड़ा आसान सा सवाल है। क्या ब्रेन आपका हेल्प करता है डाइजेशन में? क्या हार्ट हेल्प करता है? जी नहीं। हालांकि सबके कुछ ना कुछ अपने अपने रोल्स हैं जो एक दूसरे को हेल्प करते जरूर है, बट जो प्राइमरी ऑर्गन है जहां पे आपका डाइजेशन होता है वो आपका कहां होता है, जहां पे आपका खाना सबसे पहले जाता है, जो आपकी पेट की थैली है, यानी जो आपका स्टमक है। स्टमक के अंदर अलग अलग एंजाइम्स रिलीज होते हैं। स्टमक अपने आप में खाने को चर्न करता है, तोड़ता है, सिंपलर पार्टिकल्स में डिवाइड करता है, जिससे खाने का ऑब्जॉर्प्शन हो सके। तो डाइजेशन प्रोसेस के अंदर स्टमक का बहुत बड़ा हाथ है। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा स्टमक। हालांकि लिवर भी हेल्प करता है, बट प्राइमरी ऑर्गन स्टमक है ना। विच फॉर्म ऑफ द वाटर फॉल्स एज हेलस्टोन। अच्छा, सवाल यह है कि इनमें से किस फॉर्म में पानी जब बरसता है तो वो ओलों की फॉर्म। आपको देखा ना, जब बारिश होती है कई बार ओले पड़ते हैं, बड़ी स्पीड से ओले गिरते हैं, बर्फ के पार्टिकल्स गिरते हैं, तो उसी को हेलस्टोन्स कहते हैं। और ये फ्रोजन पार्टिकल्स होते हैं, फ्रोजन होते हैं। फ्रोजन क्या होते हैं? ये थंडर स्टॉर्म्स के टाइम पे होता है, जब बारिश की बूंदे जो होती हैं, जब वो गिर रही होती है बादलों से, तो हवा इतनी तेज होती है कि हवा उन बूंदों को और ऊंचाइयों पे ले जाती है। और जैसे जैसे आप हाइट्स पे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरेगा और ठंड बढ़ेगी, तो पानी धीरे धीरे जमने लगता है। जब पानी जम जाता है तो वो जमा हुआ पानी सीधा धरती पे गिरता है, जो कि हेलस्टोन जिसे हम कहते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Which animal या bird has the ability to move each of its eyes independently। कह रहा है कि ऐसा कौन सा एनिमल या बर्ड है जिसकी आंखें तो 2 हैं, बट वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे आप लोग अपनी आंखें मूव करोगे तो दोनों आंखें एक साथ जाएंगी, ऐसा नहीं है एक आंख अलग और एक आंख अलग। तो ये होता है ताकि वो जानवर जो है उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, उसका रहन सहन ऐसा है, उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसको हर डायरेक्शन में और दोनों आंखों को अलग अलग चलाना जरूरी है। तो ये हम बात कर रहे हैं गिरगिट की। गिरगिट को इंग्लिश में कहते हैं चैमिलियन, ठीक है। एक छिपकली जैसा ग्रीन कलर का होता है और ये रंग भी बदल लेता है। आपने सुना होगा गिरगिट रंग बदलता है ना। तो पेड़ों पे रहता है ज्यादातर, और ये जो जानवर है इसकी दोनों आंखें अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव करवा सकता है। ये इसके पास इसकी खास पावर है, इसकी एबिलिटी है। जैसे आउल की एबिलिटी क्या होती है, जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री घुमा लेता है ना। वैसे ही बैट्स को अगर आप देखें तो इकोलोकेशन करता है। इकोलोकेशन क्या होती है कि अपनी साउंड निकालता है, साउंड वापस से स्ट्राइक करते हैं उसे, फिर इस तरीके से वो मूव करता है। और बैट कोई बर्ड नहीं है, बैट एक मैमल है, ठीक है। चलिए, What is one major benefit provided by mountains। अच्छा, पहाड़ों का इनमें से क्या सबसे उचित यूज होता है, चलिए पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए है, दे सप्लाई फ्रेश वाटर एंड टिम्बर। क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है, यही आपका जवाब है। दे सप्लाई फ्रेश वाटर एंड टिम्बर। वो कैसे? पहाड़ों के ऊपर बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलते हैं ना, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंडस रिवर हो गई हमारे इंडिया की, तो ये पहाड़ों से ही तो निकल रही है। वहां पे ग्लेशियर्स होते हैं, वो पिघलने लगते हैं, तो फ्रेश वाटर का सोर्स है पहाड़, बिल्कुल है। और टिम्बर यानी कि जब लकड़ी जो यूज होती है, जो पहाड़ों पे इतने सारे पेड़ होते हैं, पेड़ को काट के आप टिम्बर यूज करते हैं, तो फ्रेश वाटर और टिम्बर की सप्लाई के लिए पहाड़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए,
द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2025, 2025 में G20 का समिट इनमें से कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? G20 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ऐसी मीटिंग होती है जिसके अंदर वर्ल्ड की 20 सबसे पावरफुल कंट्रीज, पावरफुल कह लीजिए या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की मीटिंग होती है, जिसमें कि आगे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी जाती है, बिजनेस की बात करी जाती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करी जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, कुछ इसके अंदर लॉज पास होते हैं, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो इस तरह का ये समिट होता है और 2023 में इंडिया ने भी इसको होस्ट किया था। सर्कुलेटरी जो है इसका चलता रहा, रोटेशनल बेसिस पे इसकी जो होस्टिंग है वो चलती रहती है। और 2025 में इसको किसने होस्ट किया था? तो ये बात है नवंबर की, जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग कहां है? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री थी जहां पे G20 का समिट हाल फिलहाल में हुआ था 2025 में। Which is the smallest continent by the land area of the world's land mass? कह रहा है कि भाई लैंड मास जो देखा जाए तो उसके हिसाब से सबसे छोटा एरिया कौन से कॉन्टिनेंट का है? तो टोटल मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को पता होगा कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। कौन कौन से हैं? तो एक बार नाम में लिख देता हूं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। जितना भी लैंड है ना अर्थ के अंदर, दो ही चीजें आपको मिलेंगी, लैंड और वाटर। तो लैंड जितना भी है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना। तो वो लैंड जितना भी है उसको 7 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, उन्हीं को हम 7 कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, साउथ अमेरिका है, ठीक है, फिर है एंटार्कटिका, एंटार्कटिका, फिर है यूरोप और अंत में है ऑस्ट्रेलिया। अब बात करूं सबसे ज्यादा लैंड एरिया की कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आपका जवाब क्या होता? लैंड एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है? तो एशिया। एशिया में ही आपको जो है सबसे ज्यादा लैंड देखने को मिलेगा और सबसे पॉपुलस भी यही है। सब पॉपुलेशन वाइज भी एशिया ही सबसे आगे है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, उसके बाद है चाइना, ये दोनों ही एशिया में आते हैं, ठीक है। और एशिया के बाद सबसे बड़ा है अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल देखा जाए तो 54 कंट्रीज हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अच्छा, बात हो रही है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एज कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स इसका एरिया बाकियों से कम है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। NASA has confirmed that asteroid 2025 PN7 is now Earth's new। ये भी अभी हाल फिलहाल का न्यूज है, करंट अफेयर्स में ये आप देखेंगे, अभी न्यूज में था ये। तो ये PN7 नाम का एक एस्टेरॉयड मिला है। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पेस के अंदर, छोटे मतलब हमारे हिसाब से तो बहुत बड़े होंगे वो, बट डेब्रिस मतलब एक कह लीजिए कि पत्थर जो होते हैं वो ना तो वो प्लैनेट बन पाए ना कुछ बन पाए, बट एस्ट्रॉइड बेल्ट जो आपको देखने को मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं वहां पे, ठीक है। अर्थ का डिस्ट्रक्शन भी एक एस्ट्रॉइड की वजह से हुआ था जब डायनासोर्स जो है एक्सटिंक्ट हुए थे, तो बहुत पुरानी बात है, 6 करोड़ साल पुरानी बात है। बात हो रही है यहाँ पे एस्टेरॉयड ऐसा कोई मिला है और इसको अर्थ का नया क्या कहा जा रहा है। देखिए, ये एक छोटा सा एस्टेरॉयड है और ये अभी अर्थ के नजदीक में उसके ऑर्बिट में ये दिखाई दिया है और इसका नाम है PN7 2025, क्योंकि अभी मिला 2025 में। और इसको अर्थ का क्वासी मून जैसे कि अर्थ का चांद है, एक ही चांद है, एक ही उसकी नेचुरल सैटेलाइट है, और अर्थ का जो चांद है वो अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से वो बंधा हुआ है। पर ये वाला जो है ना PN7, ये अर्थ के ऑर्बिट में तो है, पर ये थोड़े टाइम के लिए, अगर हम स्पेस की भाषा में बोले तो बहुत छोटा सा समय है, हमारे लिए काफी लंबा समय है। 2083 के आसपास कह रहे हैं कि ये तब जाकर के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा 2083 में। तो तब तक के लिए हमारा दोस्त है और इसको एक क्वासी मून की तरह ऑब्जर्व किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक इंडिया का क्वासी मून है। क्वासी मून मतलब कि छोटा सा चांद। क्लियर? विच आर द लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड्स इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ी छिपकली जो होती है, जो आपके घरों में मिलती है, आप तो इतनी छोटी छोटी छिपकली देखते हैं। अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली 10 फुट की है और अगर वो आपके सामने आ जाए तो आपको खुद कितना डर लगेगा, है ना। तो इतनी बड़ी छिपकली है जिसको कहते हैं कोमोडो ड्रैगन्स, कोमोडो ड्रैगन्स, और ये पाई जाती है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। और ये जो है कोमोडो ड्रैगन, ये आप इसकी इमेज देखिएगा कभी कि तो बहुत बड़ी होती है ये, और इसकी लेंथ अगर मैं बताऊं तो लगभग 10 फीट तक जा सकती है, 10 फीट, और वजन 200 पाउंड,
ठीक है, तो ये इस तरीके का सवाल था। आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें और कुछ है नहीं जानने के लिए। Which of these helps preserve food for longer? खाने को ज्यादा देर तक प्रिजर्व करने में इनमें से क्या मदद कर सकता है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन तो है मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर रहेगा ना खाने में तो बहुत जल्दी जर्म्स अटैक कर देंगे, बैक्टीरिया आ जाएगा। मॉइस्चर को रोकने के लिए ही उसके अंदर नमक और चीनी डाली जाती है। सॉल्ट और शुगर डाल दोगे खाने में तो उससे क्या होगा, मॉइस्चर थोड़ा सा रुक जाएगा, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी, जिससे आप खाने को ज्यादा देर तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं नेचुरली। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। Which of the following contributes most to water pollution? पानी के पोल्यूशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, किस चीज का है इनमें से? ओपन वेल्स एंड वाटर टैंक्स, ऐसा है जी, पोल्यूशन होता है इन चीजों से बट इतना नहीं है। वॉशिंग क्लोथ्स, बिल्कुल पोल्यूशन होता है बट सबसे बड़ा कारण बोल रहा है वो कह रहा है इनमें सबसे बड़ा कारण क्या है? वाटर कंटेनिंग किचन वेस्ट। किचन वेस्ट, लोग अपना कूड़ा करकट सब कुछ पानी में डालते हैं। ठीक है, हमारी नदियां जो हैं, खासकर गंगा रिवर जो है, उसकी हमने क्या हालत कर दी, यमुना की हमने क्या हालत कर दी है। तो इसमें इंसानी योगदान पूरा है, पर इसमें सबसे बड़ा कारण है जो इंडस्ट्रियल और केमिकल्स होते हैं ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना होता है वो सबसे प्रमुख कारण है जिस वजह से वाटर पोल्यूट होता है, जिस वजह से हमारी नदियां पोल्यूट होती हैं। क्लियर? तो ये है इसका सही जवाब। A coded system of raised dots used by blind individuals to read। अच्छा, तो blind individuals कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे वो? ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है कि एक सिस्टम है जिसमें ऐसे 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 करके डॉट्स होते हैं और वो इन डॉट्स को, मैं छोटे छोटे डॉट्स बना रहा हूँ, वो ऐसे डॉट्स को टच करेंगे और वो टच करेंगे तो उससे उनको पता लगेगा अच्छा ये उनकी लैंग्वेज में है, ये क्या लिखा हुआ है। और इस लैंग्वेज को, इस डॉट सिस्टम को बनाया था लुई ब्रेल ने। क्या नाम था उनका? लुइस ब्रेल। ठीक है, और ये आज की बात नहीं है, 1824 में इन्होंने ब्रेल लैंग्वेज जो है, ये ब्रेल सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया था और तब इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। किस दिन किया था, किस दिन का जन्म दिवस होता है? तो 4 जनवरी को होता है और इसी दिन को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। और ब्रेल इसको हम कहते हैं, इस सिस्टम को हम ब्रेल कहते हैं, जिससे कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो अपनी चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? यूनिसेफ प्रोवाइड्स, अभी हमने क्लास की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको यूनिसेफ के बारे में बताया था, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अब यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। और इसका काम क्या होता है, जितने भी वर्ल्ड में चिल्ड्रन राइट्स हैं, चिल्ड्रंस का जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है यूनिसेफ का। और ये क्या करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन राइट्स के लिए। तो बता चुका हूं मैं, तो ये वही है बस सवाल, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यही कहना चाहता है। जिसको इसकी फुल फॉर्म पता है वो उसी से इस चीज को मालूम कर सकता है। Which of the following awards is not associated with literature? अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा था? ज्ञानपीठ अवार्ड। उसी की तरह साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है, व्यास सम्मान होता है, सरस्वती सम्मान होता है, ये सारे लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है इन चारों में से कौन सा लिटरेरी अवार्ड नहीं है, तो यहां पे एक ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड लिटरेचर की फील्ड में नहीं दिया जाता, ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि सिनेमा की फील्ड में दिया जाता है, मूवीज की फील्ड में दिया जाता है, और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1969 में करी गई थी। जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं उसी सेरेमनी के अंदर दादा साहेब फाल्के अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। अभी हाल ही में साल 2025 में यह अवार्ड दिया गया है मलयाली एक्टर मोहनलाल को। मोहनलाल, ज्यादातर ये अवार्ड, बल्कि हमेशा ही ये अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, जिसका योगदान, पूरी जिंदगी का योगदान फिल्म इंडस्ट्री के लिए हो और उसने अच्छा काम किया हो। दादा साहेब फाल्के इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इन्होंने सबसे पहले मूवी इन्होंने ही बनाई थी इंडिया के अंदर साल 1913 में, और वो उस मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये नाम भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है? दादा साहेब फाल्के हैं। इन्हीं के ऑनर करने के लिए इनके नाम से एक अवार्ड चलता है जो हाईएस्ट ऑनर होता है सिनेमा की फील्ड में, और इन्होंने मूवी बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, सबसे पहली मूवी थी राजा हरिश्चंद्र। आई होप क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। द टंग हेल्प्स अस टू, इनमें से क्या काम होता है टंग का? च्यू फूड, खाना चबाने में यूज होता है टंग का? जी नहीं, दांतों का यूज होता है। डाइजेस्ट फूड,
कह सकते हैं कि हाँ डाइजेशन में यूज होता है, बट जो प्राइमरी जो काम होता है टंग का वो होता है खाने को स्वाद लेना, खाने को टेस्ट करना, उसमें सॉल्टी फूड, सॉर फूड, स्पाइसी फूड। हमें कैसे पता लगता है? हमें हमारी जीभ के ऊपर जो टेस्ट बड्स हैं उससे मालूम पड़ता है कि खाने का टेस्ट कैसा है ना। चलिए, विच इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? तो इंडिया की कैपिटल्स आपको सबकी पता होनी चाहिए। यहां पे हमें 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से जो आंसर है छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। उसके बाद ऑप्शन में वाराणसी। वाराणसी कहां पे है? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ। उसके बाद सी ऑप्शन क्या है? जबलपुर। जबलपुर कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर। एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल। ठीक है। उसके बाद है कटक। कटक भी कैपिटल नहीं है, बट कटक है कहां पे? कटक है ओडिशा के अंदर, ओडिशा। और ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीके से इसी में 4-5 क्वेश्चन करवा दिए। भुवनेश्वर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द संथाल ट्राइब इज मेनली फाउंड इन, एक बहुत ही पॉपुलर ट्राइब है, पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेट में पाई जाती है। जो संथाल ट्राइब है ये ईस्टर्न इंडिया में काफी पॉपुलर है, स्पेशली झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, असम के अंदर। ठीक है, तो ईस्टर्न इंडिया में यहां पे आप देख सकते हैं कि झारखंड सबसे पहले है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झारखंड। संथाल ट्राइब फेमस है अपने ट्रेडिशंस के लिए, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपने फेस्टिवल्स के लिए, अपने डांसेस के लिए, अलग अलग ट्रेडिशंस के लिए। ठीक है, तो इसलिए फेमस है संथाल ट्राइब, और ये झारखंड से मेनली बिलोंग करती है। हु वन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन शूटिंग? ओलंपिक में देखिए हमारा हाल कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बट ओलंपिक्स में हमारे कुछ हीरोज रहे हैं, कुछ ऐसे बेहतरीन एथलीट्स रहे हैं जिन्होंने हमको मेडल्स ला के दिए हैं। ठीक है, हालांकि हॉकी में इंडिया का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होता था एक टाइम पे, 8 गोल्ड मेडल्स हैं इंडिया के पास टोटल ओलंपिक्स में, बट इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो सिर्फ 2 गोल्ड मेडल है हमारे पास, जिसमें से सबसे पहला गोल्ड मेडल कौन लेके आया था? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा साल 2008 में जो बीजिंग के अंदर ओलंपिक्स हुए थे, कहां हुए थे? बीजिंग यानी चाइना। बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे, उसके अंदर एक टूर्नामेंट था जिसके अंदर होता है 10 मीटर एयर राइफल, जो कैटेगरी थी, ये शूटर है, और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया था और गोल्ड मेडल दिलाया था। अगर पूछ ले कि पहला इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसका था, तो वो था केडी जाधव का। केडी जाधव, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था साल 1952 में, और ये ओलंपिक्स हुए थे फिनलैंड के अंदर, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। हेलसिंकी में किस फील्ड में? तो कुश्ती के अंदर। ठीक है, तो ये मेडल लेकर के आए थे। बात हो रही है गोल्ड मेडल की, तो आपका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन, पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप को प्रूडेंशियल कप कहा जाता था। इंडिया ने आज तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। कब कब? एक तो कपिल देव की कप्तानी में साल 1983 में, और एक महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साल 2011 में। मैं ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। ठीक है, और सबसे पहला वर्ल्ड कप होस्ट हुआ था इंग्लैंड के अंदर, और पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में। और ये भी पूछ सकता है कब से वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, तो ये ओडीआई फॉर्मेट में जो वर्ल्ड कप हुआ वो हुआ इंग्लैंड के अंदर। Which of the following is not among occupation of Indian farmers? इसमें से क्या काम नहीं है किसान का? टाइलिंग है, बिल्कुल है, सोइंग है, हार्वेस्टिंग है, फूड प्रोसेसिंग एक एडवांस यूनिट होती है, एक एडवांस काम होता है, तो बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, जो फार्मर का दिया हुआ रॉ मटेरियल आता है उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाती है, पैकेज फूड्स में बनाती है। तो ये काम फार्मर का नहीं होता, फार्मर तो अपनी फसल ले जा करके बेच देता है मार्केट में। मेन काम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और इंडस्ट्रीज का होता है, जो आगे जा करके, हालांकि सबसे जरूरी काम फार्मर का ही है, बट यहां पे इसमें प्रोसेस फार्मर का कौन सा नहीं है? तो फूड प्रोसेसिंग वाला नहीं है, वो इंडस्ट्रीज का काम होता है। Which among the following is a fossil fuel? फॉसिल फ्यूल क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स के जो अवशेष बच जाते हैं और धरती में चले जाते हैं और लगभग सालों तक, लाखों सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो रहते हैं, तो फॉसिल फ्यूल निकलता है। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और ये फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये जितनी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बहुत मुश्किल से, और फिर इसको यूज किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, बिजली बनाने के लिए। आपकी गाड़ी चलती है पेट्रोल से, आपके घर के एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, आपके पास नेचुरल गैस यूज होती है, तो कोल जो है इसका आंसर हो जाएगा, वो है फॉसिल फ्यूल। क्लियर?
विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज कॉमनली कुक्ड इन एन अवन, तो आपको भी पता होगा अवन में इनमें से क्या बनाया जाता है। सलाद आप बनाते हैं अवन में? जी नहीं। फ्रूट जूस भी अवन का कोई यूज नहीं है, कर्ड का भी कोई यूज नहीं है। जितने भी केक्स और बेकरी आइटम्स होती हैं वो आपको अवन में ही मिलेंगी। ग्रिल करने का काम, बेक करने का काम, ये सब अवन के अंदर होता है। तो केक जो है वो अवन में बनाया जाता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। कह रहे इसमें से ऊंचाई नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? सबसे पहले बारोमीटर। बारोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए यूज किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। और अल्टीमीटर की यहां पे बात हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर है अल्टीमीटर। और अल्टीमीटर जो है ये हवाई जहाज में यूज होता है, जिससे पता लगता है कितनी ऊंचाई पे प्लेन उड़ रहा है। माउंटेन्स की हाइट नापने में यूज होता है कि सी लेवल से कितनी ऊंचाई है। तो ऊंचाई जहां पे आ जाए, ऑल्टीट्यूड आ जाए, तो आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। कंपास डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन है वो कंपास से मालूम पड़ता है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का काम डॉक्टर के पास होता है, आपने देखा होगा कान में लगा के वो आपको चेक करते हैं, तो वो होता है स्टेथोस्कोप। क्लियर? ये क्वेश्चन मैथ्स का आ गया गलती से इसके अंदर, इस बार शायद दिया भी हुआ था एग्जाम में, आई डोंट नो व्हाई। चलिए इसको स्किप करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जीके पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? हाँ भाई, तो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी कुछ, कितनी है? देखिए इंडिया में कुल 28 स्टेट्स हैं। ये भी पूछा जा सकता है कितनी स्टेट्स है। टोटल 28 स्टेट्स है फिलहाल, और 8 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरी क्या होती है? जहां पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन टेरिटरी को गवर्न करती है। हर स्टेट के पास अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, पर यूनियन टेरिटरी को कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट हैं वो रूल करते हैं, और अपने जो अपॉइंटेड गवर्नर्स होते हैं उनके थ्रू हो गए, या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, उनके थ्रू यूटीज को गवर्न किया जाता है। ये ऐसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट छोटे एरियाज होते हैं जो ना किसी स्टेट में लाई करते, और स्टेट जितने बड़े भी नहीं होते, ठीक है। तो ये वाले रीजन्स जो हैं ये डायरेक्ट सेंटर जो है अपने पास रखता है। हालांकि कुछ ऐसी यूटीज हैं जिनकी अपनी सरकारें भी हैं, जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी अपनी गवर्नमेंट है, उसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट फिर भी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह का कंट्रोल सब आपको सेंटर के हाथ में मिलेगा, है ना। ऐसी पुडुचेरी है, ऐसी जम्मू एंड कश्मीर है। एक काम करता हूं, मैं 8 यूनियन टेरिटरी आपको लिखा देता हूं ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता लग जाए। तो 8 यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले आप लिख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर, जो भी हाल ही में बनी साल 2019 में। साथ ही साथ लद्दाख, ये पहले एक स्टेट हुआ करता था, इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग, ठीक है। एक आपको पता ही है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, और क्या है? पुडुचेरी हो गया। एक है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो मिनिकॉय आइलैंड्स के ऊपर है, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ठीक है, तो वो हो गया। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान लिख देता हूं मैं, अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। उसके अलावा और क्या रह गया? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। अच्छा, पुडुचेरी लिख दिया, लक्षद्वीप लिख दिया, अंडमान एंड निकोबार। और फिर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है, विच इज द कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़। और क्या रह गया? और हाँ, एक पहले अलग अलग होती थी यूनियन टेरिटरी, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, अभी इसको कंबाइन कर दिया है। तो ये दोनों का नाम एक साथ ही हम लिखते हैं, दमन एंड दीव, एंड ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, दादरा एंड नागर हवेली। ये सारी यूनियन टेरिटरीज मैंने आपके सामने लिख दी हैं। तो इन 8 यूटीज के अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इनमें से यूनियन टेरिटरी कौन सी हो गई? हमारा आंसर हो गया लद्दाख। बाकी सब स्टेट है, और गोवा जो है ये इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी स्टेट है एरिया वाइज। एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? राजस्थान, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which gas do plants absorb during photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? जो एनवायरनमेंट में CO2 है उसको यूज कर लेता है प्लांट।
पानी को यूज कर लेता है, खाने में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बढ़ाना है तो प्लांट्स लगाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है तो प्लांट्स लगाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है प्लांट, तब जाकर के ऑक्सीजन रिलीज हो पाती है, इसलिए कहते हैं प्लांट्स लगाइए। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की जो गैसेज होती है ना एनवायरमेंट में, ये हीट को ट्रैप करती है, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। ठीक है, और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इन्हीं को हम ग्रीन हाउसेस गैसेस कहते हैं। जब आप प्लांट्स लगाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स इस गैस को यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स वाया प्रोसेस कॉल्ड। अच्छा, जो बीज है वो जब नया प्लांट बनने लगता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बड़ा इजी सा है, आपने बचपन से पढ़ा होगा। आंसर है भाई जर्मिनेशन। क्या आंसर है? जर्मिनेशन। तो ये थे हमारे सवाल जो पूछे गए एग्जाम में 2025 का, जो आपका आरएमएस का क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। मैंने आपके साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में बनते हैं, किस एरिया में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारा स्टडी मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सैनिक की गाइड्स हैं, सैनिक के आपकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप जाकर के हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आरएमएस के प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं। तो ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अब मैं एक और जो 9th का पेपर हो उसको भी डिस्कस करूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।